Good morning, students. This is your last chapter of your history book, Paths to Modernization. और इस चैप्टर में आपको दो कंट्री के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री उसकी डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक है चीन और दूसरा है जापान। राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चीन और जापान इन दोनों का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कितना है चीन और जापान का। तो सबसे पहले हम चाइना का देखते हैं। आप सब अपने पास बुक रखिए और बुक में देखें चाइना का जो मैप दिया हुआ है और जापान का जो मैप दिया गया है। वर्ल्ड मैप में आप दोनों देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंशन है। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में आप देखेंगे कि चाइना जो है एक बहुत ही वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसे हम कहते हैं महाद्वीप, जिसे आप कहते हो कॉन्टिनेंटल कंट्री। और कई क्लाइमेटिक जोन्स हैं। जैसे आपने अमेरिका के बारे में देखा है कि वहाँ 7 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसी तरह से रशिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री माना जाता था, वहाँ पे 11 क्लाइमेटिक जोन हुआ करते थे पहले, अब कम हो गए हैं। और उसी तरह से चाइना में कई बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इसमें जो है 3 मेजर रिवर्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। उसी तरह से चाइना में भी 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, जिसमें 3 है येलो रिवर, पहला पहला येलो रिवर है, दूसरा है यांगसी और तीसरा है पोल रिवर। तो 3 रिवर सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस है, उसी तरह से चीन में येलो रिवर, जिसे हम वांगहो के नाम से जानते हैं, यांगसी रिवर, जिसे हम चांगजियांग के रूप नाम से जानते हैं, और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है वर्ल्ड की है। कौन सी? यांगसी रिवर, जिसे चांगजियांग कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और तीसरा है पर्ल रिवर। तो लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेनियस, और इसमें बहुत सारा जो इलाका है देश का, वो सारा क्या है? माउंटेनियस है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है चीन की। अब इसमें है कि डोमिनेंट एथनिक ग्रुप, जो सबसे मेजर यहाँ पे जो एक प्रजाति के लोग रहते हैं, वो है हान, HAN हान प्रजाति के लोग रहते हैं। और जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है वो है चाइनीज, जिसे पुटोनगुआ भी कहते हैं। और दूसरी अदर नेशनलिटीज जो मानी जाती है वहां पे, वो है उइगर, हुई, मांचू एंड टिबेटियन। तो कुछ चीजें याद रखिए। हान प्रजाति के लोग रहते हैं मेजोरिटी में यहाँ पे। चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे हम पुटोनगुआ भी कहते हैं। और दूसरी नेशनलिटीज जो यहाँ पे रहती हैं वो है उइगर, हुई, मांचू एंड टिबेटियन। एंड असाइड फ्रॉम डायलेक्ट्स, अगर हम बोली की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो कैंटोनीज, जिसको हम कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में यू, एंड संगनीज वो। तो यू एंड वो, तो यू का मतलब कैंटोनीज, जो सदर्न प्रांत है कैंटन जिसे कहा जाता है चीन का, तो वहां की जो बोली है उसे कहते हैं यू प्रोनाउंस करेंगे। और सैंगनीज, जिसे हम जहाँ की बोली है वो WU। तो देर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन एज वेल। इसके अलावा जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो 2 हैं, कैंटनीज एंड संघाईज। और इसके अलावा और भी कई माइनर लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। तो चाइनीज, अब हम फूड के बारे में, फूड स्टफ कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रीजनल डाइवर्सिटी, जैसे आप इंडिया में देखते हो कि सदर्न प्रांत में आप जाते हो तो आपको इडली डोसा खाने को मिलता है, नॉर्दर्न स्टेट्स में आते हो तो आपको रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाने को मिलती है। तो उस तरह से यहाँ भी फूड स्टफ जो है उसकी वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो 4 तरह के वेरिएशन यहाँ पे देखे गए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे जो सदर्न प्रांत है, जिसे हम कैंटन कहते हैं, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ के चीन के, वहां पे कैंटोनीज क्वेश्चंस, यानी कैंटन में खाए जाने वाली फूड सामग्री मिलती है। तो ओवरसीज, अगर इसको हम कैसे मानेंगे कि जितने भी ओवरसीज जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो ज्यादातर कैंटन एरिया से जाते हैं, और सदर्न प्रांत है चाइना का जिसे हम कैंटन कहते हैं। राइट। और यहाँ का कैंटन एरिया का जो सबसे डिलीशियस और सबसे जो पॉपुलर फूड है और डिश है, उसका नाम है डिमसम, जिसे सब लोग, आप लोग भी जानते होंगे। और डिमसम का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग है टच योर हार्ट, आपके दिल को छूने वाला। तो डिमसम, जो कि सदर्न प्रांत कैंटन का खाना है। उसी तरह से अगर हम उत्तर चीन में देखें तो यहाँ पे
डिमसम के अलावा असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स। तो डिमसम के बारे में कहते हैं कि गुदे हुए आटे को और उसमें कुछ सब्जियां वगैरह भर के और फिर उसे बॉईल किया जाता है और फिर उसे खाया जाता है। उसी तरह से नॉर्थ चीन में अगर हम देखें तो यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो गेहूं है, व्हीट। और सेजुआन जो कहते हैं कि जो कि पश्चिमी प्रांत माना जाता है चीन का, तो सेजुआन में कहते हैं कि स्पाइस है जो बहुत ही तीखा झालदार खाना मिलता है। और ये तीखा झालदार खाना कहाँ से मिला? पोर्तुगीज जब यहाँ पे आए तो वो अपने साथ चिलीज लेकर के आए, मिर्ची लेकर के आए। उसी तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क जो यहाँ पे आए हैं कई सिल्क रोड के रास्ते, तो उन वो भी खाने का जो माइग्रेशन हुआ फूड स्टफ का, तो उसके लिहाज से जो वेस्टर्न प्रांत है, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं चीन के, वहां पर काफी तीखा खाना खाया जाता है। और अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे गेहूं और चावल दोनों खाए जाते हैं। तो इस तरह से 4 भाग देखे जा सकते हैं और चारों जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, चारों भाग में फूड स्टफ्स आपको अलग अलग मिलेंगे। तो ईस्टर्न चाइना जो है बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटन। एंड अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम जापान की बात करें तो जापान का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है वो एक स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड माना जाता है, एक द्वीपों की श्रृंखला है। एक लाइन से द्वीप जो है यहाँ पे आइलैंड्स जो है वो सिचुएटेड है। इनमें से सबसे जो बड़े आइलैंड्स हैं उसमें है होन्शु, क्योशु, शिकोकू एंड होकाइडो। ये 4 आइलैंड्स मेजर आइलैंड्स हैं जिससे कि जापान देश बनता है। और ये 4 जो मेजर आइलैंड है उनका पहला नाम है होन्शु, देन क्यूशु, देन शिकोकू एंड होकाइडो। और ओकियावान जो चेन है वो सदर्न मोस्ट, जो जापान का सदर्न मोस्ट पार्ट है वो है ओकियावान चेन से ये घिरा हुआ है। और सेम लैटिट्यूड पे है जिसपे बहमास, बहमास जो कि अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है बहमास, तो बहमास के सेम लैटिट्यूड में सिचुएटेड है ये ओकियावान चेन। सो इसकी जो 50% जो आबादी है या 50% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो माउंटेनियस है और मेन आइलैंड जो है माउंटेनियस है। और जापान इज सिचुएटेड इन अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। और बहुत ही जापान जहाँ भी स्थित है वो बहुत ही एक अर्थक्वेक जोन एरिया माना जाता है, प्रोन अर्थक्वेक जोन माना जाता है। Then these geographical conditions have influenced architecture. आप जानते हो कि अगर ज्योग्राफिक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो आपको मालूम है कि यहाँ का आर्किटेक्चर, यानी यहाँ ईंट और पत्थर के घर नहीं बनते हैं, यहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो कि हल्के होते हैं। और अगर कहीं भी अर्थक्वेक की सिचुएशन आती है तो उससे ज्यादा क्षति ना हो, लोगों की जान ना जाए, इस कारण से जो सिचुएशन होता है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो वहाँ के आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जापान जो कि चूंकि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है इसलिए यहाँ का आर्किटेक्चर भी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। पॉपुलेशन जो है वो लार्जली क्या है, जापानीज है, जापानीज पॉपुलेशन ही है। लेकिन यहाँ पे आइनो माइनॉरिटी में है, जैसे कि डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जापानीज के अलावा यहाँ पे आइनो माइनॉरिटीज हैं जो कि कोरिया से लेबर के रूप में जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए थे काम कराने के लिए। और कोरियाई लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ जो जापानीज पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी में है, लेकिन कुछ दूसरे पॉपुलेशन के पार्ट भी हैं। जापान लैक्स ऑफ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग। यहाँ पे पशुपालन की व्यवस्था नहीं है जापान में कहीं भी, और उसको एक ऑक्यूपेशन के रूप में अडॉप्ट नहीं किया गया है। यहाँ का स्टेपल जो क्रॉप है या फूड है वो है राइस और फिश। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो फिश को माना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो कुशिन है जिसे हम कहते हैं सासिमी और सुशी, ये जापानीज कुशिन माना जाता है, खाना माना जाता है जो कि कच्ची मछली से बनाया जाता है। और बहुत ही पॉपुलर है ये डिश इनका, कौन सा, सासिमी एंड सुशी। सो वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो जैसा आप जानते हो कि सॉल्ट एंड शुगर दोनों यहाँ पे बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे नहीं खाते हैं। और इसलिए जापानीज जो है वो बहुत हेल्दी रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि साशिमी एंड सुशी जो कि वर्ल्ड फेमस डाइट है, एक फूड है, क्योंकि ये कच्ची मछली को मिला करके बनाया जाता है। अगर हम देखें तो जापान जो है पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्परर यानी जो शासक है, जो यहाँ का राजा है, वो सबसे प्रमुख होता है। तो एम्परर हैड रूल्ड जापान फ्रॉम क्योतो बट
By the 12th century, the imperial court lost power to shoguns. अब यहाँ पे क्योतो में जो शासक हुआ करता था, उसने 12th सेंचुरी में अपनी सत्ता उसने खो दी और उसकी जगह पे शोगुन्स यानी राजा एम्परर की जगह पे शोगुन्स आ गए। शोगुन जापानीज लैंग्वेज में वहां के राजा को कहा जाता है और उन्होंने सत्ता संभाल ली। और ये जो नेम ऑफ द एम्परर, शोगुन जो है एक राजा जैसे हम कहते हैं हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में किंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जापान में राजा को क्या कहते हैं, शोगुन कहते हैं। तो 1603 से 1867 तक मेंबर्स ऑफ द तोकुगावा फैमिली के लोग जो थे वो शोगुन के पद पे उन्होंने सत्ता संभाली। यानी तोकुगावा फैमिली या वंश के लोग थे, उन्होंने शासन करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया। तो कब तक रूल किया इन्होंने? 1603 से 1867 तक। बहुत ही फेमस राजवंश रहा है तोकुगावा। और कंट्री जो है वो 250 स्टेट्स में डिवाइडेड है। जिस तरह से आप देखते हो कि हाँ, स्टेट्स तो नहीं कह सकते, क्षेत्र है, कुछ अलग अलग रीजन है, 250 रीजन में इसको डिवाइड किया गया। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स जितने बड़े तो इसके रीजनल एरियाज नहीं है, क्योंकि इनका जो पेरीमीटर है वही कम है जापान का। तो 250 डोमेन्स इसको बनाए गए हैं और उसको बांटा गया है। और अलग अलग यहाँ पे अलग अलग लॉर्ड अलग अलग डोमेन में रूल करते हैं और इनको दाम्यो कहा जाता है। तो यानी जो क्षेत्रीय जो शासक हैं उनको दाम्यो कहा जाता है, और जो कैपिटल एक कंट्री का जो शासक है उसे शोगुन कहा जाता है। तो दाम्यो आर वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ द शोगुन्स। तो शोगुन एक्सरसाइज पावर ओवर द डोमिनल लॉर्ड्स, ऑर्डरिंग देम टू स्टे एट द कैपिटल ईदो। ईदो जो है मॉडर्न टोक्यो जिसको कहा जाता है एदो, तो जापानीज लैंग्वेज में इसे हम एदो कहेंगे, टोक्यो को, राजधानी को। और यहाँ पे जो दाम्योस थे, जो क्षेत्रीय रीजन को रूल करने वाले लोग थे, वो इनको कहा जाता था कि आप कैपिटल में रहो। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये कैपिटल में रहेंगे तो ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, कोई भी षड्यंत्र नहीं कर सकते, और ये शासन के अंडर कंट्रोल रहेंगे, उनकी नजर में रहेंगे, तो ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे। इसलिए तो दाम्योज जो रीजनल रूलर्स होते थे उनको कहा जाता था कि आपको कैपिटल में रहना है। और जो शासक थे शोगुन, वो मेजर जो सिटीज और माइंस थे उनको भी वो कंट्रोल करते थे। समुराई, जिसको आप जानते होंगे कि समुराई जो है वो वॉरियर क्लास मानी जाती थी, यानी योद्धा वर्ग माना जाता था जो लड़ाई करते थे। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए रूलिंग एलाइट्स के नाम पे, और समुराई को रूलिंग एलाइट्स माना जाता था, यानी शासन करने वाले लोग माने जाते थे। और ये शोगुन और दाम्यो को के साथ काम करते थे। तो इस तरह से शासन में काम करने वाले 3 लोग थे। शोगुन जिसे जो राजा माना जाता था, राजा था, दाम्यो जो कि रीजनल रूलर्स थे, और समुराई जो होते थे वो कौन होते थे? तो वो लड़ाई करने वाले लोग होते थे, और तीनों से ही पूरा गवर्निंग सिस्टम इनकी बनती थी। देन 16th सेंचुरी में, लेट 16th सेंचुरी में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए यहाँ के शासन में। और उसमें पहला चेंज जो था वो ये किया गया कि पीजेंट्री क्लास जो थी, जो किसान वर्ग था, उसको डिसआर्म कर दिया गया, उन्हें हथियार रखने से मना कर दिया गया, उनको हथियार रखने की आजादी उनसे छीन ली गई, और ये आजादी सोर्ड रखने की वो समुराई वर्ग को दे दिया गया जो युद्ध करने वाले थे। और इसे की एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बना रहे और पीस बना रहे, एंडिंग द फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। और पुराने समय में जो बहुत कंटिन्यूअसली जो वॉर हुआ करते थे उसको रोकने के लिए किसानों से शस्त्र छीन लिए गए और उसे समुराई को दे दिया गया, क्योंकि वो युद्ध करते थे। दूसरा जो चेंज किया गया, और तो दाम्यो जो थे उनको, जो कि कैपिटल में रहा करते थे, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि अब आप अपने अपने क्षेत्रीय जो उनका मुख्यालय हुआ करता था वहां जाकर के रहेंगे, और उनको वहीं रहने की, और उन्हें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी दी गई, स्वतंत्रता दी गई उन्हें गवर्न करने की। तीसरा जो चेंज किया गया वो था लैंड सर्वे और आइडेंटिफाइड ओनर्स एंड टैक्स पेयर्स। और यहाँ पे जो जमीन है किसकी है, कौन उसका ओनर है और कितना टैक्स उसको पे करना है, तो एक सिस्टमैटिक प्रणाली, एक सिस्टमैटिक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया, और ये 3 चेंजेस किए गए। उसी तरह से प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर अ स्टेबल रेवेन्यू बेस, एंड द daimyo's capital became bigger, so that by the mid 17th century Japan not only had the most populated city in the world, Edo, but also 2 other large cities. इसका मतलब हुआ कि इतने सारे चेंजेस करने के बाद जो डेवलपमेंट हुए, उससे 17th सेंचुरी में जापान में एक तो शहर था ईदो, जो कि कैपिटल सिटी माना जाता था, और उसके अलावे बहुत सारे जो अदर लार्ज सिटीज थे, ओसाका एंड क्योतो,
टू अदर लार्ज सिटीज थे, ओसाका और क्योतो, जहाँ पे कैसल टाउन्स हुआ करते थे और वहाँ की जनसंख्या लगभग 50,000 थी। और अगर हम यूरोपीय कंट्रीज की बात करें तो हर यूरोपीय कंट्री में केवल एक ही सिटी ऐसा होता था, कैपिटल सिटी, जहाँ की जनसंख्या 50,000 हुआ करती थी। लेकिन जापान में कैपिटल सिटी ईदो के अलावे ओसाका एंड क्योतो दो बड़े शहर थे जहाँ की जनसंख्या 50,000 के आसपास थी या उससे कहीं ज्यादा थी। तो वही कहा गया है कि बाय कंट्रास्ट मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द टाइम हैड ओनली वन लार्ज सिटी एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कमर्शियल इकोनॉमी। और जैसे आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो करती है और कमर्शियली लोग रिच होते जाते हैं, वेल्थियर होते जाते हैं। तो जापान में भी ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया, इंडस्ट्री सेटअप किए जाने लगे, तो कमर्शियल लोगों को ऑटोनॉमी देने की बात आई, कमर्शियली ये रिच होता गया ये कंट्री एंड क्रिएटेड फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम। तो जब आपका कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो आपको बैंकिंग एक्टिविटी भी आपकी बढ़ानी होगी, बैंकिंग सिस्टम आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और जापान में यही सिचुएशन आ रही थी। अब यहाँ पे लोगों के जो मेरिट्स थे वो किसी के स्टेटस से नहीं माना जाता था। जैसे पुराने समय में कहते थे कि सामंत परिवार में अगर कोई नोबल फैमिली में जन्म लिया तो वो बहुत ही उच्च वर्ग का माना जाएगा, भले उसमें मेरिट हो या ना हो। लेकिन जापान में इस चीज को महत्व नहीं दिया जाता था कि किस स्टेटस में, किस फैमिली में वो पैदा होता है, बल्कि इस चीज को महत्व दिया जाता था कि कितना मेरिट है उस व्यक्ति में, पर्सनली इंडिविजुअली कितने मेरिट्स को होल्ड करता है। तो यहाँ पे स्टेटस की बजाय मेरिट्स को ज्यादा महत्व दिए जाने लगा। The person's merit began to be more valued than his status. A vibrant culture blossomed in the town, where the fast-growing class of merchants patronized theater and the arts. और जैसे जैसे जब कमर्शियली रिच होता गया, बाहर के देशों से कनेक्शन बढ़ा इसका जो प्रोडक्ट्स थे वो बाहर के देशों में आने जाने लगे, तो लोगों का भी आना जाना हुआ जापान में। और उससे क्या हुआ कि एक नई तरह का कल्चर, एक वाइब्रेंट कल्चर यहाँ पे दिखने लगा, हर तरह के लोग आने लगे और थिएटर और आर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। एज पीपल एंजॉयड रीडिंग, इट बिकेम पॉसिबल फॉर गिफ्टेड राइटर्स टू अर्न अ लिविंग सोलली बाय राइटिंग। और यहाँ पे राइटिंग को और रीडिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा कि लोग एक कटोरी नूडल के बदले एक बुक खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, रेंट पे लेना और पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। मतलब खाने पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे दिया जाने लगा कि कौन कितनी पढ़ाई करता है और कैसा राइटर है वो, तो लिखने और पढ़ने पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाने लगा। ईदो जो कैपिटल हुआ करता था, वहां पे कहते हैं कि पीपल कुड रेंट अ बुक फॉर द प्राइस ऑफ अ बाउल ऑफ नूडल्स, जो मैंने पहले कहा। एंड दिस शोज हाउ पॉपुलर रीडिंग हैड बिकम एंड गिव्स अ ग्लिम्प्स इनटू द स्केल ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग को बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों में पढ़ने की क्षमता ज्यादा थी, पढ़ने की इच्छा ज्यादा थी, तो प्रिंटिंग को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार मिला यहाँ पे। और जापान जो था वो एक रिच कंट्री के रूप में स्टैब्लिश हो रहा था धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। तो प्रोस्पेरस कैसे माना जाएगा? जब बाहर के देशों से व्यापार ज्यादा होगा, लोग लग्जरियस फूड खरीदेंगे, लग्जरियस चीजों को यूज करेंगे, तो यहाँ भी चीन से सिल्क को इंपोर्ट किया जाता था और इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जाता था और वहाँ के लोग यूज करते थे, इसलिए इसको रिच माना गया। कल्चरली और वेल्थियर सोसाइटी एक क्रिएट होने लगी जापान की। पेइंग फॉर दीज इंपोर्ट्स विद गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेंथ द इकोनॉमी एंड लेट द तोकुगावा टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अब यहाँ पे माना जाता है कि जब आपका व्यापार बढ़ेगा और आप इंपोर्ट एक्सटेंड करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो पे भी करना पड़ेगा, और गोल्ड और सिल्वर में इसका पे किया जाने लगा। जो भी सामान बाहर से बुलवाते थे उसे गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था। तो इससे इकोनॉमी क्या होती गई, स्ट्रेंड होने लगी, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा इकोनॉमी के ऊपर। और इससे क्या हुआ, तोकुगावा फैमिली जो रूलर फैमिली मानी जाती थी, उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इनका गोल्ड और सिल्वर जो था, जो मेटल था, वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा था और लोग लग्जरियस आइटम को खरीदना चाहते थे। तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंड हो रही थी, खिंच रही थी, तनाव बढ़ रहा था उसके ऊपर। दे ऑल्सो टुक स्टेप्स टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री इन निसिजिन। अब इन्होंने कोशिश की कि हम बाहर के देशों से जो इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो उसे क्यों ना अपने देश में बनाना शुरू करें। और इसलिए इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे एक निसिजिन जो आइलैंड है वहां पे उन्होंने व्यवस्था की कि हमारे यहाँ विविंग का काम, धागा बनाने का काम और विविंग का काम शुरू होगा।
तो सिल्क फ्रॉम निसिजिन, जो बाहर से पहले चीन से मंगाते थे सिल्क कपड़े और इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट करते थे, अब उसकी जगह पे जापान ने व्यवस्था की कि निसिजिन में गांव में जाकर के एक जगह है, निसिजिन नाम है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री, कहते हैं कि 31 वीवर्स फैमिली यहाँ पे रहा करती थी और कुछ अगले 10 सालों में या 30 इयर्स में यहाँ पे 70,000 से ज्यादा लोग काम करने वाले हो गए, यानी वीवर्स के 70,000 लोग वीविंग का काम करने लगे और धागा बनाने का काम करने लगे और एक तरह एक बेसिक लोकल कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में सेटअप किया गया निसिजिन को जापान में। तो ये कहा गया कि द सिल्क फ्रॉम निसिजिन केम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इतना ज्यादा इन्होंने अपने आप को पॉपुलराइज कर दिया, इतनी अच्छी इनका उद्यम काम किया, इतना अच्छा इनका रेशम यहाँ पे बनने लगा, टेक्सटाइल बनने लगा कि वर्ल्ड के फेमस जगह बन गई निसिजिन। And other developments such as the increased use of money and the creation of stock market in rice show that the economy was developing in new ways. और धीरे धीरे केवल निसिजिन के रूप में ही नहीं बल्कि पूरा जापान जो था एक इंडस्ट्री के रूप में, एक बेसिक उद्यमी देश के रूप में ये स्थापित हो चुका था, व्यवस्थित हो चुका था। और जब जानते हैं कि जब इंडस्ट्रीज हमारे ज्यादा सेटअप होते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज जब हमारी ज्यादा होती है तो देश डे बाय डे इंक्रीज करता है, इकोनॉमी ग्रोन अप होती जाती है और वर्ल्ड में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान लेती है, और जापान के साथ भी ऐसा ही हुआ। सो अब यहाँ पे देखेंगे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस। अब जब इकोनॉमिक चेंजेस हो गए और इकोनॉमिकली एक बहुत रिच एंड वेल्दियर कंट्री बन गया, तो अब यहाँ पे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या हुए उसके बारे में हम देखेंगे जापान में। सच एज द स्टडी ऑफ एंशिएंट जापानीज लिटरेचर led people to question the degree of Chinese influence and to argue that the essence of being Japanese could be found long before the contact with China. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जापान जो कि चाइना का भाग हुआ करता था पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, और चाइना से अलग होकर के इसने ये नए देश के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। तो लोगों ने ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जापान पे कितना रहेगा और कब तक रहेगा। तो उस कारण से इसने अपने आप को, अपने कल्चर को जापान ने अलग करने की कोशिश की चाइनीज इन्फ्लुएंस से। तो इन सच अर्ली क्लासिक्स as the tale of the Genji and in the myths of origin that said that the island were created by the gods and that the emperor was a descendant of the emperor was a descendant of the sun goddess. अब बेसिक लोकल इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों ने, यह जो रूलर वर्ग थे, जो शासक वर्ग था, उन्होंने एक कहानी, या कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर छापे गए जिससे लोगों के मन में ये विश्वास बैठने लगा कि जो यहाँ का राजा है उसकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है उसकी गॉड के साथ, और राजा को क्या माना जाने लगा, डिसेंडेंट ऑफ सन गॉडेस, यानी सूर्य के, जैसे उगता हुआ सूरज का देश भी कहते हैं हम इसे। तो सन से इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई, जो रूलर्स होते थे उनकी कनेक्टिविटी गॉड से बनाई गई ताकि लोग इनको क्या करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें, इनके प्रति लॉयल बने जो वहाँ के जापानीज लोग हैं। इस कारण से ये कहानियां लिटरेचर में बटने लगी, प्रिंट होने लगी और लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाने लगा। टेल ऑफ द गेंजी कहते हैं कि एक कहानी है जो कि लिखा गया था जिसे टेल ऑफ गेंजी कहते हैं। फिक्शनलाइज्ड डायरी ऑफ अ हान कोर्ट रिटन बाय मुरासाकी शिकोबुई। मुरासाकी शिकोबुई जो है वो एक लेडी राइटर है, विमेन राइटर है, जिसने हान राजवंश, जो कि चीन का राजवंश माना जाता था, मेजर वहां का राजवंश था हान, तो वहां के कोर्ट की एक कहानी है, फिक्शनलाइज्ड यानी काल्पनिक है ये गेंजी, टेल ऑफ द गेंजी। लेकिन जापान में चूंकि मुरासाकी ने लिखा हुआ है तो इसलिए ये काफी प्रचलित हुआ, काफी पॉपुलर हुआ, एंड द टेल ऑफ द गेंजी बिकेम द सेंट्रल वर्क ऑफ फिक्शन इन जापानीज लिटरेचर। और जापानीज लिटरेचर में इसको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एंड पॉपुलराइज्ड स्टोरी मानी जाती है, लिटरेचर वर्क माना जाता है, टेल ऑफ गेंजी। And that period saw the emergence of many women writers like Murasaki who wrote in the Japanese script. अब मुरासाकी जो कि एक बहुत ही एंशिएंट एंड फेमस एंड पॉपुलर राइटर मानी जाती है, जिसने टेल ऑफ गेंजी लिखा, उसी की तरह से बहुत और भी ढेर सारे विमेन राइटर्स यहाँ पे निकले जिन्होंने नए नए लिटरेरी वर्क में बहुत महारत हासिल की, and used for education and government. So the novel depicts the romantic life of Prince Genji and is a striking picture of the aristocratic एटमोस्फेयर ऑफ द हान कोर्ट। तो हान कोर्ट का जो एरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुसंस्कृत
जो स्टाइल था, जो शैली थी, उसका वर्णन किया गया है। और प्रिंस जो गेंजी है, वो जो वहाँ का राजकुमार है, उसकी रोमांटिक लाइफ पे ये कहानी लिखी गई है, जो बहुत पॉपुलराइज्ड हुआ। इट shows that independence that women had in choosing their husband and living their lives। और इसमें दिखाया गया है कि women कितनी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, जो अपने पति को चुनने के लिए, पति को चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पे इसको ज्यादा पॉपुलराइज किया गया, हाईलाइट किया गया है। अब है कि मेजी रेस्टोरेशन। अब शोगुन जो हुआ करते थे, जो कि तोकुगावा फैमिली के लोग गवर्न करते थे 1640 से लेकर के 1867 तक तोकुगावा फैमिली के लोगों ने गवर्न किया। अब तोकुगावा फैमिली को सत्ता छोड़नी पड़ी और उसकी जगह पे कौन आया? मेजी वंश के लोग यहाँ पे जापान में राज करना शुरू किया इन्होंने। तो कहा जाता है कि इंटरनल डिसकंटेंट coincided with demands for trade and diplomatic relations। अब धीरे 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 जैसे भी डेवलपमेंट हो रहा था जापान में, लेकिन लोग जो थे वो डिसकंटेंटेड थे। तो वो चाह रहे थे कि ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो उसको डेवलप किया जाए और उसे स्टैब्लिश किया जाए, ट्रेड और ज्यादा बढ़े और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दुनिया के देशों के साथ वो ज्यादा इंक्रीज हो। क्योंकि जापान अलग थलग देश है, पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ है, ईस्टर्न पार्ट में है और उसके ईस्ट में जाएंगे तो आपको समुद्र के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो उस तरह से अगर जोग्राफिकल सिचुएशन हम देखें, इसलिए जापान चाहता था कि वो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक अपना संबंध स्थापित करे और ट्रेड को और ज्यादा डेवलप करे। तो इसके लिए 1853 में यूएसए ने अमेरिका ने एक कॉमोडोर मैथ्यू पेरी, एक राजदूत होता है, एक कूटनीतिज्ञ कहा जा सकता है, उसको भेजा उसने 1794 से लेकर के 1858 तक ये यहाँ पे रहा, कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जिसका नाम था। तो जापान में आया, डिमांड दैट द गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी। तो कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जो है वो अमेरिकन है, यहाँ पे कूटनीतिक काम के लिए जापान भेजा गया था और एक ट्रीटी को लेकर के अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रीटी, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए आया था। और एक बहुत ही यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम चाहें तो भूचाल लाने वाली स्थिति थी। कॉमोडोर मैथ्यू पेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो अमेरिका से आता है जापान, एक ट्रीटी पत्र पर साइन करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? परमिट ट्रेड एंड ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन। और यहाँ पे अमेरिका को ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है और एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके बीच में डेवलप किए जाते हैं और उसको परस्यू करने के लिए कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को यहाँ भेजा जाता है, विच इट डिड द फॉलोइंग ईयर्स। और उसके बाद के सालों में क्या होता है? जापान ले ऑन द, अब क्यों ये कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को क्यों भेजा अमेरिका ने यहाँ? क्योंकि जापान जो है वो चाइना के बगल में है और चाइना जो है एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में डेवलप हो रहा था। तो चाइना के मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जापान से इसने अपने संबंध बनाए, ताकि जापान आने जाने में इसे चाइना के रूट को यूज करना पड़ा। दूसरे, अगर हम पैसिफिक ओशन में अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो अमेरिका जो है वो जापान को अपना फ्यूल भरने की एक जगह ले रहा था, कि एक नाविक जगह, एक नेवी का एक यहाँ पे सेंटर बनाना चाह रहा था जापान में। इस कारण से इसके कूटनीतिक जो इसके उद्देश्य थे, मोटो था, इसके कारण से जापान को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाह रहा था और एक ट्रीटी पे साइन कराना चाहता था। So Japan lay on the route to China, with the USA saw as a major market. Also, their whaling ships in the Pacific needed a place to refuel. इसके जो शिप्स थे अमेरिका के, उसे रिफ्यूल करने के लिए उसे एक जगह चाहिए थी जापान में। एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद जापान। और जापान में उस समय केवल एक ही यूरोपियन कंट्री ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था, यानी व्यापारिक रिलेशन थे जापान के, वो देश था हॉलैंड। केवल हॉलैंड के साथ ही जापान के ट्रेडिंग कनेक्शंस थे और किसी देश के साथ इसके ट्रेडिंग कनेक्शंस नहीं थे। तो पेरी के आने का जो मोटो था, यानी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन जापानीज पॉलिटिक्स। तो पेरी जब यहाँ पे आया और जब उसने ट्रीटी पे साइन किए तो यहाँ के जो अपोजिशन के लोग थे उन लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया और ये बहुत गलत डिसीजन माना गया जापानीज गवर्नमेंट का। सो द एम्पायर हु टिल देन had little political power now re-emerged as an important figure. In 1868, a movement forcibly removed the shogun from power. और यही कारण था कि 1868 में शोगुन को उसके पद से हटा दिया गया and brought the emperor to Edo. और एदो में एक दूसरे एम्परर को, दूसरे राजा को बनाया गया जिसे आप कहते हो मेजी। मेजी राजवंश के लोग यहाँ पे शासन में आए and this was made the capital and renamed Tokyo, which means Eastern capital.
अब यहाँ पे ईदो जो कि शोगुन के टाइम पे राजधानी हुआ करता था, जगह वही थी, नाम इसका ईदो हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके टोक्यो किया गया। आज भी जापान की राजधानी टोक्यो ही है। इसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है ईस्टर्न कैपिटल, पूर्वी राजधानी, राइट। So officials and the peoples were aware that some European countries were building colonial empires. अब चूंकि यहाँ पे कॉमोडोर मैथ्यू पेरी ने आकर के एक ट्रीटी पे साइन किया, तो यहाँ के लोग डरे हुए थे, क्योंकि उस समय इंडिया में, चाइना में ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी कॉलोनी डेवलप कर रहे थे, और जापानीज लोगों को ये डर था कि कहीं जापान भी उनके गिरफ्त में ना आ जाए, वो भी कॉलोनी ना बन जाए। इस कारण से किसी भी विदेशी का यहाँ पे आना, जापान में आना और ट्रीटी पे साइन करना, ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, डर रहे थे लोग वहां। सो दैट देयर वाज अ रियल फियर दैट जापान माइट बी मेड अ कॉलोनी। तो एक डर था, आंतरिक डर था लोगों के मन में कि कहीं ये ब्रिटिशर्स की तरह और इंडिया की तरह और चीन की तरह एक कॉलोनी न बन जाए। So many scholars and leaders wanted to learn from the new ideas in Europe rather than ignore them as the Chinese were doing. तो चाइना जो था वो उस समय तक अपने आप को अलोन, यानी अपने केव में उसने सुरक्षित कर लिया था। वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोई भी संबंध, कोई भी कनेक्शन नहीं चाहता था। तो जापानीज लोगों में दो ग्रुप में लोग बट गए थे। एक ग्रुप तो ऐसा था कि वो चाहता था कि वो अपने आप को अलोन रखे, लाइक चाइना, और दूसरा ग्रुप जो था वो चाहता था कि उसको यूरोपियन लोगों के साथ कंसर्न रखना चाहिए, कनेक्टिविटी रखना चाहिए, ताकि वहाँ के साइंटिफिक जो इनोवेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस हैं उससे उनको फायदा मिल सके, और वो अपना इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग रिलेशन वो दूर दुनिया के देशों में भी स्थापित कर सके। तो दो तरह के थॉट, दो तरह के सोचने वाले लोग यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे जापान में। तो कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड। कुछ लोग चाहते थे कि बहुत धीरे धीरे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बढ़ने चाहिए। और गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पॉलिसी विद द शोगुन फुकोको कोह्यू। फुकोको कोह्यू का मतलब होता है रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब यहाँ पे एक डेवलपमेंट जो हो रहा था थॉट का कि हमारे देश को कैसा होना चाहिए, रिच कंट्री होना चाहिए, वेल्दियर होना चाहिए, और यहाँ की आर्मी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड दे रियलाइज दैट दे needed to develop their economy and build a strong army. तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब हम दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप करेंगे, और जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, जब हमारे पास बहुत सारा मार्केट होगा, जब हमारा प्रोडक्शन रेट जो होगा, स्केल जो होगा काफी हाई होगा, तो हम वेल्दियर बन पाएंगे। तो इसके लिए क्योंकि हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ने चाहिए और हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज दे वुड फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग सब्जुगेटेड लाइक इंडिया। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम इंडिया की तरह क्या हो जाएंगे? कॉलोनी बन जाएंगे, किसी कंट्री की गिरफ्त में आ जाएंगे। To do this, they needed to create a sense of nationhood among the people and to transform subjects into citizens. और इसके लिए क्या करना है कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति जो एक लॉयल्टी होती है, एक देशभक्ति होती है, उसे हमें अपने लोगों में क्रिएट करना है। और सब्जेक्ट्स जो हमारी जो प्रजा है उसे हम सिटीजन्स, अपनी कंट्री के नागरिक हैं, इस बात का गौरव होना चाहिए, एक अभिमान होना चाहिए, एक सेल्फ क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस वेल्दियर राष्ट्र के, देश के नागरिक हैं। तो ये नागरिकता की भावना जो है वो लोगों में ज्यादा बलवान होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम द न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क टू बिल्ड व्हाट दे कॉल्ड द एम्परर सिस्टम। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई, मेजी गवर्नमेंट, उसने एक नए एम्परर सिस्टम को डेवलप किया, जिसे कहा जाता है, जापानीज स्कॉलर्स यूज दिस टर्म एज द एम्परर वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री। तो आपने पहले भी देखा कि 3 लोग मिलकर के शासन को चला रहे थे, और जो गवर्निंग सिस्टम बनता है वो एक रूलर होता है, दूसरी होती है ब्यूरोक्रेसी जिसे नौकरशाही कहते हैं, और तीसरी होती है मिलिट्री, सेना। तो रूलर, ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री, ये तीनों मिलकर के एक गवर्निंग सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और यहाँ जापान में भी वही हो रहा था। एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स वर सेंट टू स्टडी द यूरोपियन मोनार्की ऑन विच दे प्लान टू मॉडल देयर ओन। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनको यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाने लगा ताकि वहाँ के सिस्टम को ये देख सकें, वहाँ के सिस्टम के बारे में जान सकें। द एम्परर वुड बी ट्रीटेड विद रेवरेंस as he was considered a direct descendant of the sun goddess. अब सम्राट के प्रति लोगों की लॉयल्टी कैसे बढ़ेगी? जब हम उसे डिविनिटी कनेक्शन हम करार देंगे, जब हम ये बताएंगे कि उसका कहीं डिवाइन कनेक्शन है, तब सम्राट के प्रति, राजा के प्रति लोगों की लॉयल्टी बढ़ेगी। और इसी कारण से राजा को बताया जाने लगा कि the shoguns are the descendant of the sun goddess, but he was also shown as the leader of westernization. लेकिन वो
केवल सन गॉडेस केवल डिविनिटी नहीं है उसमें, केवल दैवीय अंश नहीं है, बल्कि वो एक मॉडर्नाइज्ड देश का रूलर भी है। तो उसे वेस्टर्नाइजेशन यानी वेस्टर्न कंट्री के लोग जैसा पहनते हैं, जिस तरह की थॉट रखते हैं और जिस तरह का सिस्टम डेवलप करते हैं, तो ये वेस्टर्नाइजेशन के बारे में भी वो लोग चाहते थे कि इनका जो रूलर है वो जुड़े। हिज बर्थडे बिकेम अ नेशनल हॉलीडे। अब उन्होंने क्या किया इसके लिए कि जो राजा का बर्थडे हुआ करता था उस नेशनल हॉलीडे माना जाने लगा, छुट्टी होने लगी और लोग उसको सेलिब्रेट करने लगे राजा के बर्थडे को। एंड जो राजा होता था वो वेस्टर्न स्टाइल के मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने लगा। देन एडिक्ट्स वर इशूड in his name to set up modern institution। अब जितने भी राजाज्ञा निकाला जाने लगा वो राजा के नाम से निकाला जाने लगा ताकि राजा के प्रति लोगों की लॉयल्टी बढ़े। इंपीरियल rescript on education of 1890 urged people to pursue learning, advance public good and promote common interest। और इस तरह से एजुकेशन के ऊपर भी लोगों ने वर्क करना शुरू किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम मेजी रिस्टोरेशन और वहाँ का डेवलपमेंट, मेजी रिस्टोरेशन मतलब मेजी ने कैसे अपने डेवलपमेंट करके और अपने डेवलपमेंटल वर्क के द्वारा अपने जो एनहांस्ड उसने गवर्निंग सिस्टम को एनहांस किया, उस तरीके से उसने कैसे जापान को एक बहुत ही वेल्दियर कंट्री के रूप में, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया, इसकी कहानी हम मेजी रिस्टोरेशन के अगले भाग में देखेंगे, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।